ओके 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 सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, मज़े में है, ज़बरदस्त है। तो मैं संकेत सर फिर से एक बार आप सबका ये वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, हम 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट एसपीसीसी का चैप्टर नंबर 1 जो पार्ट 2 है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसका चैप्टर नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स फिलहाल लर्न कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है वो ये चैप्टर का थर्ड वीडियो है, राइट। इसके पहले के वीडियो में हम जो शेयर अलॉटमेंट की प्रोसीजर है उसके बारे में लर्न कर चुके हैं, और फर्स्ट वीडियो में शेयर एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर है उसके बारे में भी लर्न कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो लर्न कर लीजिए, पहले वो चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक है वो मिल जाएगी। और फिर आपको ये सेशन में हम जो शेयर अलॉटमेंट के कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, जो प्रोविजंस है, राइट, उसके बारे में लर्न करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस के इस बिल्कुल नए एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी की गाइडलाइंस किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, राइट। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक शेयर अलॉटमेंट के स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स को पूरी तरह से डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जरा इस डेंस लिस्ट की तरफ देखिए। 14 कॉम्प्लेक्स लीगल रूल्स, लिटरली एक वॉल ऑफ टेक्स्ट है, और देखकर ही डर लग रहा होगा, है ना। पर बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, इनमें से कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। हम इस बोरिंग जार्गन को हटाकर इन्हीं 14 पॉइंट्स को 4 लॉजिकल, इजी टू मेमोराइज चैप्टर्स में तोड़ देंगे। तो हमारा आज का गेम प्लान कुछ इस तरह दिखता है। चैप्टर 1, एप्लीकेशन एंड इन्वेस्टर रूल्स। चैप्टर 2, प्राइसिंग एंड प्रोस्पेक्टस गाइडलाइंस। चैप्टर 3, subscriptions and strict timelines. और finally, chapter 4, agreements and promoter lock-in. ये framework आपका एक mental filing cabinet बनेगा। Alright, let's dive into chapter 1, application and investor rules. Okay, so इस rule का सबसे best part क्या है? आम आदमी का protection. Rule बहुत clear है। पब्लिक इशू में इशू किए गए शेयर्स का कम से कम 10% स्पेसिफिकली हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होना ही चाहिए। सेबी लिटरली ये इंश्योर करता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल शार्क्स आकर सब कुछ ना खा जाएं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स का एक गारंटीड हिस्सा हमेशा सेफ रहता है। नेक्स्ट अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड, SBA, यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। देखिए, सारे इन्वेस्टर्स को लीगली यही प्रोसेस यूज करना होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक नई रॉयल एनफील्ड बाइक बुक कर रहे हैं। जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो बैंक तुरंत आपके पैसे नहीं काटता। पैसे बस आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं। आप एक्चुअली उस पर इंटरेस्ट भी अर्न करते रहते हैं। वो पैसे तब तक अकाउंट से बाहर नहीं जाते जब तक शेयर्स, या हमारी एनालॉजी में बाइक, ऑफिशियली आपको अलॉट नहीं हो जाती। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट की। लॉ क्लियरली कहता है कि शेयर की नॉमिनल फेस वैल्यू का मिनिमम 5%, या फिर सेबी ने जो अमाउंट डिसाइड किया है वो अप फ्रंट शेयर एप्लीकेशन मनी के रूप में कलेक्ट किया जाना चाहिए। ये एक स्ट्रिक्ट रूल है जो सीरियस बायर्स को उन लोगों से अलग करता है जो बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये पॉइंट ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कितना मॉडर्न हो चुका है। फिजिकल पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स वो तो अब पूरी तरह हिस्ट्री हैं। अगर आपको पब्लिक इशू में शेयर्स लेने हैं तो आपके पास एक एक्टिव डीमैट अकाउंट होना स्ट्रिक्ट नॉन नेगोशिएबल लीगल रिक्वायरमेंट है। आपके अलॉट किए गए शेयर्स परफेक्टली और डायरेक्टली आपके डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रेडिट हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू चैप्टर 2, प्राइसिंग एंड प्रोस्पेक्टस गाइडलाइंस। सबसे पहले, और ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्जामिनर्स का एब्सोल्यूट फेवरेट ट्रैप है, एक कंपनी पब्लिक इशू में अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। नो वे। आप शेयर्स पार वैल्यू पर इशू कीजिए या फिर प्रीमियम पर, चलेगा, लेकिन पब्लिक को डिस्काउंट ऑफर करना स्ट्रिक्टली बैंड है। अपने नोट्स में इस पॉइंट को अभी हाईलाइट कर लीजिए। एक और क्रूशियल पॉइंट कि प्राइस एक्चुअली कैसे डिसाइड होता है। यहाँ बेसिकली दो रास्ते हैं।
अगर कंपनी फिक्स प्राइस इशू लाती है, मतलब प्राइस बिल्कुल पहले से फिक्स है, तो उन्हें सेबी से सैंक्शनड एक स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है। लेकिन अगर वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जहां प्राइस एक्चुअली इन्वेस्टर की डिमांड पर डिपेंड करता है, तो उन्हें एक स्पेसिफिक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सैंक्शन करवाना पड़ता है। और हाँ, अगर सेबी के कुछ सर्टेन क्राइटेरिया मीट होते हैं, तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज करना लीगली कंपल्सरी भी हो जाता है। Alright, let's jump into Chapter 3, Subscriptions and Strict Timelines. पब्लिक से एक भी पैसा मांगने से पहले सेबी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गेटकीपर की तरह खड़ा होता है। पब्लिक इशू लाने के लिए कंपनी की मिनिमम नेटवर्थ बिल्कुल सेबी के प्रिस्क्राइब लिमिट्स के हिसाब से होनी ही चाहिए। बेसिकली सेबी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पहले चेक करता है, ताकि पब्लिक का हार्ड अर्न मनी पूरी तरह सेफ रहे। और अब आता है सब्सक्रिप्शंस का गोल्डन रूल, द 90% रूल। ध्यान से सुनिए, जितने भी शेयर्स इशू हुए हैं और जो अंडर रिटन नहीं है, उनका कम से कम 90% पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब होना मैंडेटरी है। ये बहुत बहुत बड़ा रूल है। अगर एप्लीकेशंस 90% से 1% भी कम आती हैं, तो पूरा का पूरा इशू फेल हो जाता है। कंपनी एक सिंगल शेयर भी अलॉट नहीं कर सकती। क्योंकि ये 90% वाला रूल किसी भी पब्लिक इशू के सर्वाइवल के लिए इतना क्रिटिकल है, लॉ कंपनी से एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी डिमांड करता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स, और अगर वो मीट नहीं हुई तो उसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सब कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्लियरली डिस्क्लोज करना एक एब्सोल्यूट मस्ट है। हर एक इन्वेस्टर को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर इशू शॉर्ट गिरता है तो उसके पैसों का क्या होने वाला है। तो ये पब्लिक इशू का फ्लो कैसा दिखता है? यहां 4 मेजर स्टेप्स हैं: सब्सक्रिप्शन ओपन करना, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना, शेयर्स अलॉट करना, और फाइनली उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना। अब सुनिए माइंड ब्लोइंग बात। रूल्स के मुताबिक ये पूरा का पूरा 4 स्टेप प्रोसेस लीगली एक बहुत ही टाइट 10 दिन की छोटी विंडो में कंप्लीट होना ही चाहिए, सिर्फ 10 डेज। और उसके बाद रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर आपके नए शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। फाइनली आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, चैप्टर 4, अग्रीमेंट्स एंड प्रोमोटर लॉक-इन्स। इस प्योर मैसिव प्रोसेस को सक्सेसफुली फाइनलाइज करने के लिए कंपनी को लीगली 2 मेजर एंटिटीज के साथ ऑफिशियल अग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। पहला अग्रीमेंट होता है एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जैसे बीएसई या एनएसई, शेयर्स की एक्चुअल लिस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। और दूसरा अग्रीमेंट होता है रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी कंपनी के साथ, जैसे एनएसडीएल या सीडीएसएल, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो डायरेक्टली एप्लीकेंट्स के डीमैट अकाउंट्स में शेयर्स डिजिटली क्रेडिट करने वाले हैं। और लास्ट लीगल रिक्वायरमेंट, द लॉक इन पीरियड। इमेजिन कीजिए अगर प्रोमोटर्स यानी कंपनी के मेन फाउंडर्स ने भी पब्लिक इशू में शेयर्स खरीदे हैं, तो वो उन्हें क्विक प्रॉफिट बनाकर तुरंत सेल नहीं कर सकते। सेबी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करता है जिसके दौरान ये शेयर्स बिल्कुल लॉक्ड रहते हैं। इससे ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हॉस्टल कर्फ्यू जैसा समझिए। उन्हें वहीं रहकर बिजनेस को प्रॉपर्ली रन करना पड़ेगा। वो ऐसे ही अपने शेयर्स डंप करके पब्लिक इन्वेस्टर्स को अकेला छोड़कर भाग नहीं सकते, नो वे। और इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस, हमने लिटरली सारे 14 कॉम्प्लेक्स रूल्स आपके एग्जाम्स के लिए लॉजिकली और बिल्कुल सिंपली कवर कर लिए हैं। पर इस संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस मास्टर क्लास को रैप अप करने से पहले इट इज होमवर्क टाइम। मैं देखना चाहता हूं कि पिछले चैप्टर्स में किस किस ने सच में ध्यान दिया। सो हियर इज द क्वेश्चन, अगर एक कंपनी के नए आईपीओ को पब्लिक से सिर्फ 85% सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो लीगली आगे क्या होता है? फटाफट नीचे कमेंट्स में अपने आंसर्स ड्रॉप करके मुझे बताइए। देखते हैं इस मास्टर क्लास का कॉन्सेप्ट किसको परफेक्टली समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले लेसन में। Okay, so this is all about the legal provisions and the restrictions for the share allotment procedure. So दोस्तों, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम जो ये चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 है, दैट इज़ अ इरेगुलर एंड इलीगल शेयर अलॉटमेंट प्रोसीजर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है वो करेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो सेशन के लिए। इसका आंसर कमेंट में देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।